हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में छिंदक नागवंश के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग छत्तीसगढ़ हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे और काकतीय वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जो छिंदक वंश के अंतिम जो शासक थे मतलब हरिश्चंद्र देव, तो इनको परास्त करते हैं अन्नम देव और इसी तरह छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश की स्थापना होती है। तो दोस्तों, काकतीय वंश के बारे में आज जितने भी शासक थे उनके जो है शासक के काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई और कौन कौन से उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए, इन सब की विस्तृत जानकारी हम लोग थ्योरी के साथ साथ मैप में देखते हुए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि दरअसल काकतीय वंश जो है छत्तीसगढ़ में कैसे आया। तो सबसे पहला ये तो है कि आप ये याद रखना कि काकतीय वंश जो है बस्तर में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश माना जाता है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये छत्तीसगढ़ में, क्योंकि ये जो है छत्तीसगढ़ नहीं बस्तर में है। बस्तर में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश काकतीय वंशी था। अब ये जो थे मूल्यतः वारंगल के शासक थे, मतलब आंध्र प्रदेश की तरफ जो वारंगल है उस तरफ के जो ये मूलतः शासक थे। और ये जो है वस्तुतः ये जो थे चालुक्य वंश के थे, लेकिन वारंगल में इसका जो क्षेत्र था काकतीय करके क्षेत्र था, काकतीय क्षेत्र में जो है इनका साम्राज्य होने के कारण इनको काकतीय कहा जाने लगा। तो इस तरह से इसका नामकरण काकतीय वंश हो गया। तो काकतीय वंश के अगर बात किया जाए तो सबसे पहला शासक अब हम लोग देखेंगे अन्नम देव के बारे में। तो अन्नम देव के बारे में ये जो है कि आपका ये तो हो गया काकतीय वंश का संस्थापक हो गया। और इसका समय काल अगर पूछा जाए आपको तो 1324 से 1369, 1324 से 1369। और इन्होंने ही छिंदक नागवंशी जो अंतिम शासक थे हरिश्चंद्र देव को पराजित करके काकतीय वंश की स्थापना की थी। तो ये तो हो गया आपके संस्थापक। और इनका अगर विवाह देखा जाए तो इनका विवाह सोन कुंवर से हुई थी, जो थी चंदेल की राजकुमारी थी। तो उस समय इनकी राजधानी जो थी काकतीय वंश की चक्रकोट बारसूर जो थी वो राजधानी थे, लेकिन इन्होंने यहाँ से स्थानांतरित करके राजधानी मंगोता ले गए। तो ये क्वेश्चन दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आपको छत्तीसगढ़ पीएससी में बहुत पूछे जाते हैं कि किन्होंने राजधानी स्थानांतरित करके बस्तर ले गए इन्होंने, और किसने राजधानी स्थानांतरित करके रतनपुर से कहाँ ले गए। इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि किन्होंने चक्रकोट या बारसूर से राजधानी स्थानांतरित करके मंगोता ले गए, तो ये जो आपका अन्नम देव जो है उन्होंने अपनी राजधानी चक्रकोट से हटाकर मंगोता इन्होंने राजधानी कर दिया था। और इसके इन्होंने एक्चुअल में जो किया था दंतेश्वरी देवी का जो मंदिर है दंतेवाड़ा में प्रख्यात जो है, इन्हीं ने ही यहाँ पे इनका निर्माण किया था। तो दंतेश्वरी देवी का जो निर्माण इन्होंने तराला नाम के गांव में किया था। और ये बात और याद रखना कि ये जो निर्माण किया था इन्होंने तो शंखनी डंखनी नदी के संगम पर ये दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण अन्नम देव ने कराया था। और इसके बारे में एक चीज और तथ्य है कि लोकगीतों में इसे चालकी वंश कहा गया है। जो अन्नम देव को वहाँ के लोकगीत में इसे चालकी वंश कहा जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहाँ अन्नम देव दंतेश्वरी का मंदिर निर्माण कराया है इसका मूल नाम तराला था। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये जैसे आपका सीजी का मैप हो गया, तो यहाँ पे आपका ये हो गया कि ये दंतेवाड़ा जिले में बारसूर और ये दंतेश्वरी देवी ग्राम तराला। तो ये चीज़ जो है अन्नम देव ने दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी देवी का मंदिर ग्राम तराला में बनाया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और राजधानी जो है बारसूर से मंगोता इन्होंने ही लेके गया था। तो ऐसा चीज़ जो है अगर आप मैप से कंपेयर करोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगी। अब अन्नम देव के बाद हम लोग आगे चलेंगे तो दूसरे शासक आएंगे आपका हमीर देव। तो हमीर देव के बाद बस ये याद रखना कि उड़ीसा के इतिहास में इनकी जानकारी मिलती है और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इनका कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं है, इसलिए हम लोग इसको उतना अभी नहीं पढ़ेंगे। अब इसके बाद देखते हैं कि भैरम देव। तो भैरम देव की जो विवाह जो हुआ था, इनकी जो पत्नी थी वो मेघावती थी। इसको मेघई अरिच केलिन भी कहते थे। तो ये मेघावती जो थी वो आखेट में निपुण थी और इनके स्मृति में मेघी साड़ी जो है बस्तर में बनाया गया है। तो यहाँ पे जो है बस्तर में मेघी साड़ी जो है मेघावती की स्मृति में यहाँ पे बनाया गया है। इसके बाद आते हैं आपका पुरुषोत्तम देव। तो ये जो है आपका छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पुरुषोत्तम देव जो है
इन्होंने जो क्या किया था, राजधानी मंगोता से फिर से हटाकर बस्तर लेके गए थे। तो ये चीज़ आपको पूछी जाएगी। तो उसके साथ साथ ये अब हम लोग और देखेंगे कि इन्होंने क्या किया था कि पुरी के एक राजा थे, उड़ीसा में पुरी के राजा पुरुषोत्तम देव, तो उनके स्वागत के लिए इन्होंने 16 पहियों का रथ प्रदान किया था। तो इनसे खुश होकर के उड़ीसा के जो राजा थे उन्होंने क्या किया कि पुरुषोत्तम देव को रथपति की उपाधि प्रदान की थी। तो ये आप याद रखना कि जो रथपति की उपाधि है पुरुषोत्तम देव को उड़ीसा के राजा ने प्रदान की थी। और उसके साथ साथ वहाँ से वापस लौटकर आषाढ़ का महीना था, तो ये पुरुषोत्तम देव ने जो गोंचा पर्व जो होता है, रथ का जो गोंचा पर्व जो होता है दशहरे में, तो यही जो है पुरुषोत्तम देव ने ही स्टार्ट करवाया। तो पुरुषोत्तम देव के संदर्भ में आपको क्या क्या चीज़ याद रखनी है? आपका पहला तो हो गया मंगोता, जो है राजधानी से हटाकर बस्तर लेके गए था, और बस्तर की दशहरा या गोंचा पर्व जो है या रथ यात्रा इन्होंने ही पुरुषोत्तम देव ने ही आरंभ करवाया था। उसके बाद हम लोग आगे शासक की बात करेंगे, तो उसके बाद शासक जो आएगा आपका प्रताप राज। तो प्रताप राज देव जो थे इसी समय गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह जो है इसी के समय जो थे। तो शासक जो है ये बस्तर के सेनापति से जो है ये जो है परास्त हो गए थे। तो ये जो है आपका इम्पोर्टेंट तो उतना नहीं हो जाता, फिर भी ये जो तथ्य आप याद रख सकते हो। और उसके बाद अगर इम्पोर्टेंट शासक होता है तो आपका ये चीज़ जो है आप जो मैंने यहाँ पे लिखा है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसी पे फोकस करेंगे। ये चीज़ आप नोट्स अगर प्रिपेयर कर रहे हैं मेरे साथ साथ, तो जो चीज़ें लिखा हूँ वो भी आप लिख सकते हैं। तो अब हम लोग आएंगे कि राजपाल देव। तो राजपाल देव बस्तर के रक्षपाल देव नाम से वर्णित किया जाता है, और ये प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की जो उपाधि इन्हीं को ही मिली है। और मणिकेश्वरी देवी के उपासक, ये मणिकेश्वरी देवी और कोई नहीं, ये दंतेश्वरी देवी को ही पहले मणिकेश्वरी देवी कहते थे। तो इनके उपासक जो है राजपाल देव है। अगर आपको पूछा जाए कि प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि किसने धारण की थी, तो राजपाल देव, ये चीज़ आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद के शासक में हम लोग देखेंगे कि दलपत देव जो है शासक, इसका जो है शासक दलपत देव, इनके बारे में हम लोग जो है जानकारी अभी लेंगे। तो पहला तो आपका है कि ये जो है भोसले का प्रथम आक्रमण इसके शासन काल में ही होता है। इसके शासन काल में रतनपुर राज्य भोसलों के अधीन आ गया। बस्तर में भोसला सेनापति नीलूपंत आक्रमण में असफल। ये जब हम लोग मराठा के बाद इसके जो है इस क्लास के बाद हम लोग मराठा जो है पढ़ेंगे। तो जब मैं मराठा का पढ़ाऊंगा आपको, छत्तीसगढ़ में मराठा कैसे आए, जो भी उनकी जो विस्तृत जानकारी होगी उसमें मैं आपको अच्छे से बता दूंगा ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए आप लोग ये चीज़ बस देख लीजिए कि इनके शासनकाल में ये घटनाएं जो है हुई थी, इस तरह कुछ घटनाएं हुई थी। तो राजधानी बस्तर से जगदलपुर इन्होंने लेके गए। तो राजधानी बस्तर से जगदलपुर ये इसलिए ले गए थे कि उस समय क्या है कि मराठा जो है बस्तर में आक्रमण कर रहे थे, तो वहाँ के लोगों को बचाने के लिए बस्तर से जगदलपुर करीब 1770 ईस्वी में ये राजधानी परिवर्तन यहाँ पे किए थे। तो बस्तर के बंजारों द्वारा वस्तु विनिमय द्वारा परंपरा जो है इन्होंने ही व्यापार जो है इन्होंने ही प्रारंभ करवाया था। और इसके साथ साथ अगला हम लोग चलेंगे तो अजमेर सिंह। तो अजमेर सिंह यहाँ पे अगर किसी को अच्छे से दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि जो लिखा है वो अजमेर सिंह है। तो अजमेर सिंह को क्रांति का मसीहा कहा जाता था, और जो 1774 में हलवा विद्रोह हुआ था। दोस्तों जो सारे विद्रोह हुए हैं छत्तीसगढ़ में, आदिवासी विद्रोह या जितने भी विद्रोह, उसका हम लोग अलग से और क्लास लेंगे और उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी आप लोग बस ये याद रख लीजिए कि इनके शासनकाल में ये हलवा विद्रोह हुआ है, और अभी बहुत सारे विद्रोह हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बस अभी ये आप याद रखिएगा कि इनके शासनकाल में कुछ ये विद्रोह हुआ है। और जब मैं विद्रोह के पूरा जानकारी दूंगा तो उनमें और अच्छे से बताऊंगा कि उनका एक्चुअल में कारण क्या था, उस समय राजा कौन थे, जो भी बातें उसको हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये कहा जाता है छत्तीसगढ़ का प्रथम जो है विद्रोह, हलवा विद्रोह 1774 में अजमेर सिंह के शासनकाल में होता है। और हलवा विद्रोह का जो शुरुआत है वो छोटे डोंगर क्षेत्र से होता है, और 1777 में जो है हलवा विद्रोह का पतन हो जाता है। तो 3 साल बाद हलवा विद्रोह का पतन होता है, 1774 में वो स्टार्ट होता है।
और अजमेर सिंह तथा दरियाए देव के मध्य युद्ध जो है, अजमेर जो होता है उसमें जो है अजमेर सिंह जीतते हैं। और उसी के साथ साथ 1777 में जयपुर जो है कि सेना पूर्व से भोसलों के अधीन नागपुर की सेना उत्तर से आक्रमण कर परिणाम स्वरूप अजमेर से पराजित हो जाते हैं। मतलब क्या होता है, जो सेना है अजमेर सिंह पर आक्रमण करते हैं तो नागपुर की जो सेना होती है भोसलों के मराठा की सेना, वो भी यहाँ पे आक्रमण करते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप जो है अजमेर सिंह पराजित हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये सारी घटनाएं, इनके बारे में हम लोग जब विद्रोह के पढ़ेंगे तो और अच्छे से हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बस आप ये अभी ये जो है फैक्ट वो याद रख लीजिए। तो इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि दरियाए देव। तो नेक्स्ट शासक आपका हो जाएगा दरियाए देव। तो अजमेर के विरुद्ध षड्यंत्र जो है दरियाए देव ने ही किया था और मराठों की सहायता इन्होंने ही की थी। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। और इसके समय में बस्तर क्षेत्र मराठों तथा अंग्रेजों के अधीन आ गया। तो ये क्या हुआ, इन्होंने मराठों और अंग्रेजों को एक तरह से सहायता की है और उस कारण जो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर क्षेत्र है इनके अधीन आ जाता है। और इसके शासनकाल में बस्तर जो है छत्तीसगढ़ का अंग बना। तो ये आपका कुछ जो है पॉइंट में बता रहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ बस्तर का जो बस्तर है छत्तीसगढ़ का अंग कब कौन से शासनकाल के में बना, तो आपका ये है दरियाए देव के शासनकाल में ही बना। और इनके शासनकाल में एक कोटपाड़ की संधि हुई करीब 6 अप्रैल 1778 में। तो ये जो है बस्तर नागपुर रियासत के अंतर्गत रतनपुर के अधीन जो है ये संधि हुई थी। ये जो हुआ कि जो है बस्तर जो है नागपुर रियासत के अंतर्गत रतनपुर के अधीन होगा, ऐसी कुछ संधि हुई थी कोटपाड़ संधि के अंतर्गत। और प्रतिवर्ष मराठों को 59,000 टकोली देना इन्होंने स्वीकार किया। मराठों के अधीन आ गए और इतना टकोली मतलब एक तरह का टैक्स होता है या कर होता है, तो इतना कर इन्होंने देना स्वीकार किया था। उसके बाद 1795 में भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ। तो उस समय जो है आपका शासक जो थे दरियाए देव ही थे। और 1795 में जो हुआ था भोपालपट्टनम का संघर्ष, उस समय जो थे कैप्टन ब्लंट पहले अंग्रेज यात्री थे जिन्होंने बस्तर की सीमा की यात्रा की थी और बस्तर में प्रवेश नहीं कर पाए थे, किंतु कांकेर की यात्रा इन्होंने की थी। और दरियाए देव के बाद जो शासक इनके पुत्र जो हुए महिपाल देव। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट जो शासक है महिपाल देव इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो है दरियाए देव का ज्येष्ठ पुत्र था और इसी तरह ये है बाद में उत्तराधिकारी महिपाल देव बन गया। तो इन्होंने क्या किया, इनके जो पिता टकोली देते थे, जो कर देते थे, तो इन्होंने वो टकोली देना बंद कर दिया, जिसके कारण मराठे जो है इनसे गुस्सा हो गए और जो है वेंकोजी भोसले के सेनापति रामचंद्र बाघ ने बस्तर पर आक्रमण कर दिया। तो इन्होंने जो है बस्तर पर आक्रमण किया, लेकिन क्या है ये जो है हार गए। तो हार के बाद 1830 में सिहावा परगना जो है ये क्षेत्र जो है मराठों को इनको देना पड़ गया था। और अंग्रेजों के अप्रत्यक्ष शासन काल में बस्तर का पहला शासक यही महिपाल देव जो है पहला अप्रत्यक्ष शासक कहा जाए अंग्रेजों के शासन के समय, तो आपका महिपाल देव हो जाएगा। और इसके शासनकाल में परलकोट का विद्रोह हुआ था 1825 में। तो आपका परलकोट का विद्रोह जो है महिपाल देव के शासनकाल में 1825 में होता है। और परगने का मुख्य अधिकारी कमान विंसदार, ये तो खैर मैंने एक नोट के लिए लिख दिया था, इसको हम लोग और आगे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो जितने भी विद्रोह मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अभी शासक के नज़रिए से बता रहा हूँ कि इनके शासन में ये जो सारी घटनाएं हुई हैं। और जो विद्रोह हम लोग पढ़ेंगे साथ में, तो उसको हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ेंगे कि जो विद्रोह क्यों हुआ था और उनका जो कारण क्या था। उसके बाद अगले शासक के बारे में अगर चलेंगे, तो अगले शासक जो होता है भूपाल देव। तो भूपाल देव के शासनकाल में दलगंजन सिंह इसका सौतेला भाई था। तारापुर परगना का जमींदार ये जो है दलगंजन सिंह था। और ये सारी चीज़ तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, और ये जो सारे फैक्ट हैं वो थोड़ा याद रखने में मुश्किल हो जाता है। ये आप याद रखिए कि जो मुख्य बातें विद्रोह आपको हमेशा पूछे जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें ही पूछी जाएंगी। तो इनके शासनकाल में जो विद्रोह हुआ था, तो पहला हुआ था मेरिया विद्रोह
और दूसरा हुआ था तारापुर विद्रोह। तो एक्चुअली में मेरिया विद्रोह क्या हुआ था कि एक नरबलि प्रथा होता था, मतलब नरबलि प्रथा वहाँ पे उस एरिया में हो रहा था, तो उसके विरोध में जो विद्रोह हो रहा था तो उसको मेरिया विद्रोह कहते थे। तो ये मैंने जैसे कि बताया कि विद्रोह के बारे में हम लोग और विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे तो मैं आपको और अच्छे से वहाँ पे बता दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट शासन आपका आएगा भैरम देव। तो भैरम देव के बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अंग्रेजों के अधीन जो है प्रथम शासक अगर आपको पूछा जाए तो भैरम देव ही होगा। और इसके जो है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि इनके शासनकाल में देखो 1862 में ब्रिटिश शासन के समय छत्तीसगढ़ संभाग का गठन किया गया। तो छत्तीसगढ़ अगर पूछा जाए आपको संभाग कब बना तो याद रखना कि 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा मिला। और उस समय शासक जो थे भैरम देव, काकतीय वंश के भैरम देव थे। उसके बाद 1863 में छत्तीसगढ़ में पहली बार पद व्यवस्था जो है लागू हो जाती है। और 1871 में बिलासपुर जेल की स्थापना होती है। तो ये सारी जो घटनाएं होती है उस समय जो छत्तीसगढ़ के शासक होते हैं 72 एरिया के काकतीय वंश के भैरम देव ही रहते हैं। इसके साथ साथ आपका 1856 में छत्तीसगढ़ का प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट जो है बनाए जाते हैं। और 1857 की क्रांति जो होती है तो उस समय भी आपका शासक हमेशा जो घटनाएं हुए हैं उस समय का शासक ही पूछा जाता है। तो ये सारी घटनाएं मैं रिलेट करके बता देता हूँ, आप शासक याद रखिएगा कि भैरम देव के शासनकाल में ये सारी चीजें हुई थी। तो 1857 की क्रांति के समय रायपुर के जो डिप्टी कमिश्नर थे वो कैप्टन इलियट या चार्ल्स इलियट जो थे यही थे। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो थी नेक्स्ट शासक तो वो थे रानी चोरिस। तो ये जो एक्चुअली में रानी जो चोरिस जो थी वो छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी कहलाई। तो इनके बारे में बस ये आप याद रखिएगा कि अगर छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी आपको पूछा जाए तो रानी चोरिस जो है छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले शासक के बारे में तो रुद्र प्रताप देव। तो रुद्र प्रताप देव जो शासक है ये थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने बहुत सारे काम किए। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो राजकुमार कॉलेज जो है रायपुर में 1894 में 1894 में इसका निर्माण इन्होंने ही कराया था, रुद्र प्रताप देव ने। और इनका जो राज्य अभिषेक हुआ था वो 1908 में हुआ था। और इनकी जो पुत्री थी प्रफुल्ल कुमारी देवी थी। और रुद्र प्रताप देव पुस्तकालय की स्थापना इन्होंने किया था। और जगदलपुर को चौराहों का शहर कहा जाता था इनके समय काल में। और इन्होंने जगदलपुर में सड़कों का भी निर्माण करवाया। उपाधि जो इनको मिली रुद्र प्रताप देव को वो था सेंट ऑफ जेरूसलेम। तो ये जो है सेंट ऑफ जेरूसलेम रुद्र प्रताप देव को ही कहा जाता था। तो यूरोपीय युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करने के कारण इनको ये उपाधि दी गई थी। और रुद्र प्रताप देव के समय ही जो भूमकाल का विद्रोह 1910 में जो होता है वो रुद्र प्रताप देव के समय होता है। साथ साथ घटा पौनी प्रथा, मतलब घैटी पौनी प्रथा भी बोलते हैं इसको। तो ये जो है रुद्र प्रताप देव के समय ही हुआ। और ये होता था कि इस स्त्री के विक्रय के संबंधित था, मतलब स्त्रियों को बेच दिया जाता था। तो इस तरह की जो एक घटना थी तो इनके शासनकाल में हो रहा था। और ये जो है इनका बाद में विद्रोह भी हुआ। तो इसके बाद जो थी रुद्र प्रताप देव की जो पुत्री जो थी प्रफुल्ल कुमारी देवी, तो यही जो है आपका छत्तीसगढ़ की जो है शासिका बनती है। और यहाँ पे ये देखिए कि छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका जो है, प्रथम महिला शासिका और एकमात्र महिला शासिका जो पूछा जाए तो प्रफुल्ल कुमारी देवी है। अगर आप इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में देखो तो इस रजिया सुल्तान जो है रानी बनी थी, उसी तरह यहाँ पे छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका प्रफुल्ल कुमारी देवी हो जाती है। और इनका अगर राज्य अभिषेक पूछा जाए तो 1922 में जो है इनका राज्य अभिषेक हुआ था। और इनके पति का नाम प्रफुल्ल चंद भंजन था। और ये जो है मयूर भंजन का जो है राजकुमार जो था। अब इसके जो पुत्र जो है उनका नाम था प्रवीर चंद भंजन। तो
बड़ा आसान है कि प्रफुल्ल कुमारी देवी का जो पति का भी नाम है प्रफुल्ल चंद हो गया, और इसके जो पुत्र है वो प्रवीर भंजन हो गया, प्रवीर चंद भंजन हो गया। और इनकी जो मृत्यु जो होती है वो 1936 में अपेंडिसाइटिस नाम के रोग के कारण होता है। तो ये चीज़ें भी हैं, कभी कभी पूछ दी जाती है। और इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में प्रथम छत्तीसगढ़ महिला शासिका, मतलब इन्होंने करीब जो है 12 वर्ष तक छत्तीसगढ़ में महिला जो है ये शासिका जो थी 12 वर्ष तक छत्तीसगढ़ में इन्होंने सेवा प्रदान की। 12 वर्ष तक ये जो थे छत्तीसगढ़ रानी बन के रही थी। और इनके बाद जो थे प्रवीर चंद भंजन जो इनके पुत्र हुए, तो ये जो है काकतीय वंश के अंतिम शासक थे। और 1966 की गोली कांड में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज़ आपको बहुत बार पूछा जाता है कि 1966 में गोली कांड में किनकी मृत्यु हुई। तो ये जो थे प्रवीर चंद भंजन ही थे जिनकी मृत्यु हो जाती है। और ये सबसे कम उम्र के विधायक भी थे। तो सबसे कम उम्र के विधायक जो है प्रवीर भंजन थे, और जिनकी 1966 में गोली कांड में मृत्यु हो जाती है। 1948 में बस्तर रियासत का भारत संघ में जो विलय होता है, तो उस समय जो शासक थे प्रवीर चंद भंजन ही थे। तो दोस्तों, ये सारी घटनाएं जो हो गई काकतीय वंश के बारे में हम लोग पढ़े, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और इनके अलावा अब जो है आप कुछ बुक्स जो है आप अगर प्रीफर करते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं मुख्य तथ्य वो सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, उनका मैं आपको जो है विस्तृत अध्ययन करा दिया। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास स्टार्ट करेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में प्राचीन इतिहास खत्म कर दिया आपका, और मध्यकालीन छत्तीसगढ़ भी खत्म कर दिया। तो हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो मराठा जो है छत्तीसगढ़ में जो है मराठा कैसे है उनके बारे में पढ़ेंगे। और वहाँ से आपका जो है आधुनिक इतिहास चालू हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप जो है मेरा वीडियो जो है ज़रूरतमंदों को शेयर करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो। साथ साथ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, पर्सनल डाउट है, कोई सा भी क्वेश्चन पूछना था, आप मेरे ऑफिशियल पेज जो है आपका फेसबुक पेज, वहाँ से भी आप मैसेज कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।